नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं जितने भी आपके पास टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे आपके पास एचपी टेट है, चाहे आपके पास कोई भी और आपके पास टेट देखने को मिलता है, या ईवीएस आपके पास है, या फिर आपके पास केवीएस है। इन सभी में अगर हम बात करें तो सभी में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है। साइकोलॉजी और पेडागोजी वाला जो सेक्शन है, इसमें आपके पास मनोविज्ञान से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित आपकी परिभाषाएँ पूछ ली जाती हैं। देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है वो आपकी क्या रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल आपके पास परिभाषाओं से 1 से 2 प्रश्न आपका बन जाता है। ऐसा बिल्कुल दावा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके पढ़ भी सकता है। वॉटसन आपके पास मनोविज्ञान के बारे में अपनी क्या आपकी धारणाएं रखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। तो प्रश्न आपके क्या बन सकता है? मनोविज्ञान को किसने शुद्ध विज्ञान कहा है? तो ये आपके पास जी.वी. वॉटसन द्वारा आपके पास कहा गया है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आपके पास कहे जाते हैं। मैकडूगल के अनुसार अगर हम देखें तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ इसके संदर्भ में कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। प्रश्न बनेगा, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान इनमें से किस साइकोलॉजिस्ट आपके या मनोवैज्ञानिक ने आपके माना है? तो वुडवर्थ आपके रहेगा। मनोविज्ञान को जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन किसने कहा है? ये क्रो एंड क्रू द्वारा आपके कहा गया है। सिर्फ एक रीडिंग करना, याद करने की कोशिश ना करना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो रीड आउट कर लेता हूँ, बाकी वैसे मैं छोड़ रहा हूँ। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसने मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान आपके माना है? तो ये स्किनर द्वारा आपके माना गया है। इंपॉर्टेंट है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर की थ्योरी हम देखते हैं, कौन सी देखते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देखते हैं, जिसमें आपके पास इनके द्वारा आरएस को आपके प्रयोग किया गया था। रिस्पॉन्डेड और आपके स्टिमुलस पर इन्होंने ध्यान दिया था, ना कि आपके पास एसआर पर इन्होंने काम किया था। ध्यान रहे, बी.एफ. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, लॉ ऑफ इफेक्ट जो आपके थॉर्नडाइक का है उस पर प्रभावित, जो प्रभाव का नियम है उस पर ये आधारित इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, तो उसको भी आपने याद रखना है। आगे आपके पास जो इम्पोर्टेंट आपके रहेगी वो फिर क्रो एंड क्रो की देखने को मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? ये क्रो एंड क्रो का आपके पास ऐसा मानना है, इनकी ये परिभाषा है। स्किनर की एक बार फिर से देख लेंगे। स्किनर बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये ऐसा मानना है स्किनर का, बी.एफ. स्किनर। आगे चलेंगे, आपके पास आगे बी.एन. झा की इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेटमेंट? यहाँ पर अगर आप देखें, शिक्षा की पूर्णता या शिक्षा की जो प्रक्रिया आपके पास देखने को मिलती है, ये आपके पास मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर रहती है। ऐसा कौन कहते हैं? बी.एन. झा कहते हैं। बी.एन. झा की स्टेटमेंट पहले भी एग्जाम में पूछी गई है, तो उसको आप ध्यान में रखना। जॉन डेवी आपके ये एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट में से एक माने जाते हैं, और जॉन डेवी से एक आधा प्रश्न आपके हर बार बन जाता है, तो इनकी परिभाषा भी आप इसको याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की क्षमताओं का विकास है, जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता है अथवा अपने संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। ये स्टेटमेंट जॉन डेवी की है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, आपके पास स्किनर की एक बार फिर से आपके देखने को मिलेगी। स्किनर आपके क्या कहते हैं? स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक परिस्थिति के मूल्य व कुशलता में योगदान देना है। मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, जैसे कि हम कहते हैं व्यवहारवाद से संबंधित कौन है, संरचनावाद से संबंधित कौन है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी पूछते आए हैं और अब भी पूछने की संभावना है। जैसे कि संरचनावाद की अगर हम बात करें, जिसमें आपके पास संरचनावाद को क्या कहा जाता है? संरचनावाद को आपके पास प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपने याद रखना है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या संरचनावाद के जनक आपके पास कौन माने जाते हैं? ये डब्ल्यू वुंट आपके माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन व्यक्ति आपके देखने को मिलते हैं? ये सिगमंड फ्रायड आपके देखने को मिलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, बिहेवियरिज्म से संबंधित, ये जे.बी. वॉटसन आपके पास, जिनको जॉन ब्रॉड्स वॉटसन इनका पूरा नाम है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में जे.बी. वॉटसन आप कहते हो। तो जे.बी. वॉटसन जो आपके पास क्या है? जे.बी. वॉटसन आपके पास व्यवहारवाद के जनक आपके माने जाते हैं, और इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की आपकी स्थापना की थी या इसको प्रस्तुत किया था। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रायड की जब थ्योरी हम देखते हैं ईगो सुपर ईगो की, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। याद रखना, व्यक्तित्व से संबंधित इनकी थ्योरी थी ईगो सुपर ईगो।
इसमें आपके पास 1896 आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, विलियम जो आपके पास डब्ल्यू वुंट, तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि विलियम वुंट आपके पास है। इन्होंने प्रयोगात्मक जो आपके पास मनोविज्ञान है 1879 में आपकी इसकी स्थापना की थी, और इनके द्वारा एक आपके पास लेबोरेटरी खोली गई थी। 1879 की ये बात है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कहाँ ये लेबोरेटरी खोली गई थी। पुराने वीडियोस के अंदर हमने कई वीडियोस के अंदर इसकी चर्चा की है। आगे हम देखेंगे रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये किसके द्वारा दी गई थी? अल्बर्ट एलिस द्वारा आपकी दी गई थी। यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस आपके रहते हैं वो आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे, निस्संदेह इसको आप जो है सीरियसली देख लेना एक बार, एग्जाम से पहले आपके लिए हेल्प करेगा। अगला प्रश्न आपके पास है रचनात्मक चिकित्सा से संबंधित, आपके पास ऑरोन टी बेक देखने को मिलता है। वहीं रचनात्मक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, उल्रिक नाइजर आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। मानववादी मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ दी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये किसके द्वारा आपके देखने को मिलती है? 1962 की बात है। मानववादी मनोविज्ञान से संबंधित ये अमेरिकन आपके पास एसोसिएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। आगे आपके पास गेस्टाल्टवाद से संबंधित, वैसे तो हम गेस्टाल्टवादी विचारधारा जब भी हम देखते हैं तो एज ए वॉल पर ये ध्यान देते हैं, गेस्टाल्टवादी जितने भी हैं। इस गेस्टाल्टवाद से संबंधित आपके पास वर्दीमल कोहलर कोफा आपके देखने को मिलते हैं। यही गेस्टाल्टवाद से संबंधित आपके पास फ्रिट्ज पर्ल्स भी थे, जिन्होंने इसको जो आपके पास स्टार्टिंग में लेकर आए थे। 1940 की ये बात है, 1940 आपने याद रख लेना है। फिर कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि आपके पास एजुकेशन पेपर आपके पास जून 2010 का देखने को मिलता है। इसमें कुछ एक प्रश्न आपके पूछे गए हैं, यहाँ से भी कई बार आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको गो थ्रू करेंगे। आंसर इसमें वैसे भी लगे हैं, जस्ट आपको एक बार एग्जाम से पहले इसको देखकर जाना है, ताकि अगर आपको एग्जाम में प्रश्न बने तो यहाँ से गलत ना हो। एजुकेशन इज ए डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द फिलोसफी एंड फिलोसफी इज द डोरमेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये आपके पास इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स इसका रहेगा। आगे आपके पास बुक है द बुक लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाय, ये लाइफ डिवाइन जो बुक है आपके पास किसके द्वारा लिखी गई है? अरबिंदो घोष द्वारा आपकी लिखी गई है। प्रेगमेटिज्म प्रोफेसेस फॉर एक्शन एज ए स्कूल ऑफ द फिलोसफी, तो यहाँ पर एक्शन आपके फिल किया जाएगा। सेकुलरिज्म मीन्स होता है रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन विदाउट फेवरिंग एनी वन रिलीजन। नेक्स्ट, अष्टमार्ग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ, अष्टमार्ग का आपके पास सिद्धांत किसने दिया था? 8 मार्ग किसने बताया है आपके पास फिलोसफी के दर्शन से संबंधित? अष्टमार्ग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटवर्ड फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिटीज इन द स्टेट, टू विच फिलोसफी डू यू एट्रीब्यूट दिस स्टेटमेंट, ये आपके पास फैसिज्म से संबंधित है, रट्टा मार लीजिए, नहीं याद हो रही है कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट बेसिस स्टेटमेंट की रहती हैं आपके पास कई बार आने के चांस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेगमेटिज्म, तो प्रेगमेटिज्म सपोर्ट स्पिरिचुअलिज्म, ये आपके पास इसके रिगार्डिंग नहीं है। हु हैज़ फॉर्मली इनिशिएटेड बाय द कॉन्सेप्ट या फिर इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन? टैगोर। फाइनली इनिशिएटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ये टैगोर की आपके पास देखने को मिलेंगे। देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेट वोमेन, दिस वॉज इंडिकेटेड बाय, किसने कहा था? देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेटेड वोमेन, दिस वॉज बी इंडिकेटेड बाय, ये कहा गया था आपके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949 की अगर हम बात करें, जिसको राधा कृष्ण आयोग के नाम से आप जानते हो। इसके अंदर आपके पास ये आपकी कोटेशन आपके ऐड की गई है, देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेटेड वोमेन, कि आपके पास आप पीपल को एजुकेट नहीं कर सकते, लोगों को नहीं पढ़ा सकते जब तक कि पहले महिलाओं को आपके पास शिक्षित ना किया जाए, क्योंकि शिक्षित महिला अगर आपके पास है, कोई माँ आपके पास शिक्षित है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को शिक्षा घर से आपके स्टार्ट हो जाएगी। देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेटेड वोमेन, दिस वॉज इंडिकेटेड बाय द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। एनालिटिकल स्कूल ऑफ द फिलोसफी रिलेटेड टू, या किसके द्वारा दिया गया था? R.S. पीटर द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, अगर लिख सकते हो तो लिख सकते हो, तो लिख लेना, याद कर सकते हो याद कर लेना। एनालिटिकल स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज propounded बाय R.S. पीटर्स। आगे आपके पास कुछ हिंदी में रहेंगे क्वेश्चन, जैसे किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? तो आपके पास 15 से 20 वर्ष की अवस्था में आपका जो मेंटल एज है वो आपके पास हाई लेवल पर आपके पहुंच जाता है, पीक पर पहुंच पाता है, जहां पर आपके पास सबसे ज़्यादा अगर आप
दिमाग का इस्तेमाल करते हो, बौद्धिक क्षमताओं का आप जो यहाँ पर प्रयोग आप कर सकते हो। दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती हैं। यह कथन मनोविज्ञान से संबंधित है। किस मनोविज्ञान से? हरलोक ने आपके कहा था कि दो व्यक्ति आपके पास जो है समान मानसिक योग्यता आपके नहीं रख सकते। यह हरलोक द्वारा आपके पास कहा गया था। किशोर अवस्था में जो है सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा आपके देखने को मिलेगी। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी अवस्था है? आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। ये चित्र निर्माण से संबंधित आपकी देखने को मिलती है। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता आत्मगौरव की आपकी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? 1904 की बात है, स्टैनले हॉल द्वारा आपके पास विकास का आकस्मिक सिद्धांत, यानी कि किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? ये स्टैनले हॉल द्वारा आपकी किया गया है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन हॉल का है। इसके अलावा आपके पास और भी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, देख लीजिए जो जो आपके पास स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। जैसे B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? अनुकरण और पुनर्बलन का। याद रखना, अनुकरण यानी कि आपके पास इमिटेशन से संबंधित समझ लीजिए, और पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट आपके पास रहेगा। इसका परिणाम आपकी भाषा का विकास देखने को मिलता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर जो है अधिकतम होती है किसमें होती है? पूर्व बचपन में और उत्तर बचपन में आपके पास देखने को मिलेगी। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क या चर्चा, ये आपके पास किशोरों का अवसर माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण वंशानुक्रम है। किसको माना जाता है? व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो मेन आपके पास बेस माना जाता है, बेस कॉजेज आपके पास माने जाते हैं। कारण क्या माना जाता है व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी आपकी इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखना हो तो रख लेना। बाकी और भी आप स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार स्टेटमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह से भी आपके बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने और घरों के काम में ध्यान लगाती हैं। ये विभेद क्या बताता है? रुचि संबंधी विभेद आपकी बात बताता है। अगला आपके पास यहाँ पर देखिए तो अगला आपके पास स्टेटमेंट जो मुझे सही लगेगा उसके साथ में आपको डिस्कस करता हूँ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? ये अरस्तु द्वारा ये कथन दिया गया है, पहले एग्जाम में आपकी पूछा गया है, टीचिंग एग्जाम के अंदर। आगे आपके पास पेडागोजी वाला सेक्शन भी यही वाला है, पेडागोजी आपके पास इसमें से आपका आ जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन दिया है। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपके पास ये पद का प्रयोग किसके समानार्थक अर्थ में किया है? तो बुद्धि के अर्थ में किया है। किसने किया है? अभिसारी चिंतन जिसको आप कहते हो, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन दिया है, तो आपके पास बुद्धि के संदर्भ में ये दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास बालक के विकास की प्रक्रिया कब से आपके शुरू होती है? तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो बालक के विकास की जो प्रक्रिया आपके पास जन्म से पूर्व आपके स्टार्ट हो जाती है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये आपके पास स्टेटमेंट किसकी देखने को मिलती है? ये B.N. झा की देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे, आपके पास शेषोकाल की जो नियत समय है ये आपके पास जन्म से लेकर 6 वर्ष का आपके माना जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आपके पास जो स्टेटमेंट है वो आपके देखने को मिलेगी, देखेंगे। वॉटसन ने जो नवजात शिशु में जो मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? भय, क्रोध व स्नेह की के द्वारा बात की गई है। शेषावस्था आपके पास जन्म से लेकर 7 वर्ष तक इसको शेषावस्था माना जाता है। शिशु का जो आपके पास विकास देखने को मिलेगा, ये विकास आपके प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भकाल से आपके पास ये प्रारंभ हो जाता है। आगे आपके पास है किसके विचार में जो आपके पास जो शेषावस्था है, किसके विचार में आपके पास ये देखने को मिलेगी? जो शेषावस्था आपके देखने को मिलती है, शेषावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, उसमें हम देखते हैं बालक में प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति पर आधारित होती हैं। ये फ्राइड की आपके पास देखने को मिलेगी। ये किसके विचार है? फ्राइड के विचार है। उत्तर बाल्यकाल कहाँ से कहाँ तक आपके पास माना जाता है? तो उत्तर बाल्यकाल की अगर हम देखिए तो आपके पास देखने को मिलता है 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यकाल। एग्ज़ाम का समय है तो आपको जितना पॉसिबल होगा साथ साथ आपको सारे प्रोवाइड करवा देता हूँ जितनी मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगेगी चीज़ें। ये किसने कहा था कि मुझे बालक दे दीजिए, आप उससे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसे बना कर दूंगा? ये J.B. वॉटसन ने कहा था, बिहेवियरिज्म से संबंधित है। सिगमंड फ्राइड के आपके पास कौन से जो है मन की 3 अवस्थाएं बताते हैं? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, यानी कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस की बात करते हैं, ये सिगमंड फ्राइड करते हैं।
इन्होंने ही ईद ईगो सुपर ईगो की भी बात की, जिसमें जो मानव की संरचना का जो अभिन्न अंग किसने माना है, ये आपके पास सिगमंड फ्रायड द्वारा आपके माना गया है। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने का उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या आपके पास अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है चाइल्ड सेंटर के द्वारा, और प्रगतिशील जो शिक्षा आपके पास देखने को मिलती है। आगे आपके पास देखने को मिलेगा छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में, दोनों एक ही हैं आपके, याद रखना, इसको भी समझने का प्रयास करना। आगे आपके पास एक बालक की लंबाई 3 फुट है, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो जाती है। बालक की लंबाई में होने वाली परिवर्तन को आपके क्या माना जाएगा? ये संबंधित है वृद्धि और विकास से। वृद्धि आपके पास क्या होती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके पास टॉपिक आता है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना है। ग्रोथ आपके पास होगी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ऊंचाई, लंबाई, भार, कद आपके पास जो बढ़ता है ये आपके पास वृद्धि से संबंधित। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है जहाँ पर आपके पास इसको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी व्यक्ति में आपके पास मान लीजिए 2 वर्ष के छात्र में आपके पास 272 वर्ड आपके पास लर्न करने की कैपेबिलिटी है, और आपके पास 3 ईयर के चाइल्ड में आपके पास ज़्यादा होगी, लगभग 400 के आसपास होगी। तो ऐसे में जो आपके पास उसको आप बाहर से नहीं देख सकते हैं, हो सकता है बच्चा मन बुद्धि हो 4 साल में भी, ऐसा भी पॉसिबल है। उसकी मेंटल एज आपके कम हो क्रॉनिकल एज से, ऐसा पॉसिबल है। तो विकास को हम नहीं देख सकते, जबकि हम क्या कर सकते हैं, जबकि हम जो है जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा स्किनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य क्या होता है? प्रभावशाली व्यक्तित्व तो आपके पास देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट डेडिकेटेड चैनल है आपके पास स्पेशली टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, कोई भी अपडेट है, कोई भी आपके पास जो है कोई गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आती है, एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, आंसर की है, उसके लिए आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।